नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज्ड ट्यूशन। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये स्पेसिफिकली टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी की एग्जाम स्टार्ट हो रही है। और एग्जाम के टाइम पे आप सब लोगों को पता है कि जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जो कि मैंने भी मेरी कॉलेज लाइफ में फेस किया था, वो यही होता है कि एग्जाम के अगले दिन ही पढ़ने में मूड नहीं लगता है, पढ़ने बैठते और नींद आ जाती है, जितना भी अभी तक पढ़ा है वो सब भूल जाते हो, या तो फिर सब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, पढ़ाई में मूड नहीं लगता है। ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको कोई रट्टा ना लगाना पड़े, बस आप आराम से बैठो, अपने मोबाइल फोन को हाथ में ले लो और मेरे इस सेशन को ध्यान से देख लो और सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम देके कल के आपकी जो एग्जाम है यानी कि बिजनेस लॉ का, उसका पूरा रिवीजन, पूरी प्रिपरेशन अच्छे से यहां पे आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको बिजनेस लॉ के सभी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जिसके अंदर मैंने हर एक एमसीक्यू कौन से टॉपिक में से, कौन से यूनिट के कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक है, ये सारी चीजें मेंशन की हुई है। जरूरी सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। हाँ, ये थोड़ा क्विक रहेगा क्योंकि सारी चीजें हमें कवर कर दी हैं। इसके अंदर मैंने एमएस यूनिवर्सिटी के पास्ट में आए गए सारे एमसीक्यूज को भी कवर किया हुआ है। दैट मींस कि आपकी एक ओवरऑल जो बेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए वो बिना किसी टेंशन के, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई कंफ्यूजन के यहां पे हो जाने वाली है। तो इस सेशन को जरा ध्यान से देखना ताकि आपकी एक्सीलेंट प्रिपरेशन हो जाए। यहां पे मैं जो सब कुछ समझाऊंगा वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई और जगह पे कोई एमसीक्यू देखा है कि सर यहाँ पे ये आंसर अलग है, वो आंसर अलग है, तो समझ लेना कि वो गलत होगा। मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल रिसर्च करके सारी चीजें समझा रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझना। आपके और कोई भी फ्रेंड्स हो जो कि टीवाई बीकेएम में हो, कल उनकी एग्जाम हो, टेंशन में हो, तो अपने दोस्तों की भी जरूर मदद कीजिए। ये वीडियो उनको भी शेयर करना ताकि वो कम से कम टाइम में बिना टेंशन के अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। और एक जरूरी बात, ये सेशन शुरू करने से पहले, आप लोग टीवाई बीकॉम में हो, टीवाई बीकॉम के बाद आपको क्या करना है ये भी आपको अभी से सोचना ही चाहिए। तो मेरा ये एक सजेशन रहेगा, आप लोग इसको सोचना, कंपलसरी यही करना है ऐसा जरूरी नहीं है। आपके इंटरेस्ट में जो कोई भी चीज हो वो करो, बट अगर आप एकेडमिक लाइफ में आगे अपना करियर बनाना चाहते हो तो कोई और डिग्री कोर्स करने की जगह पे प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि आप सब लोग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में सोचो, जहां पे सिर्फ 2.5 ईयर्स के अंदर आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल करियर मिलता है, जिसका कि आगे फ्यूचर में टेरिफिक स्कोप है, काफी अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से हमारे बिजनेस लॉ के एमसीक्यू का डिस्कशन शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम ये सारे के सारे एमसीक्यू समझने की कोशिश करें। इससे पहले आप लोग हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट जो है उसको अपने हाथ में ले लो ताकि आप मेरे साथ साथ समझ के पढ़ भी सको। देखो, आपको 2-3 चीजें एक साथ करनी है। आपके पैम्पलेट में से पढ़ना है, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनना है, मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसको समझना है, ताकि आपकी 3 सेंसेस एक साथ काम करें और कम टाइम पे आपकी एक्सीलेंट प्रिपरेशन हो जाए। अगर आप साहस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं हो और आपके पास हमारा पैम्पलेट नहीं है तो कोई भी साहस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट का कांटेक्ट कीजिए और उसके पास से ये सॉफ्ट कॉपी अवेल कीजिए। आप हमारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे कि हम आपको ये कॉपी प्रोवाइड करेंगे। और आप सबके लिए ये एजुकेशन टोटली फ्री है, आप बस अच्छी सी प्रिपरेशन दीजिए और एग्जाम बिना टेंशन के दे दीजिए। चलिए देखो, सबसे पहला एमसीक्यू, ये एमसीक्यू पास्ट एमएस यूनिवर्सिटी में आ चुका है, हालांकि इस बार ये एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस का पार्ट नहीं है। In India, the rules relating to the damage are based on the judgment in English case। तो इंग्लिश लॉ में कौन सा केस हुआ था जिसके ऊपर ये जो डैमेज रिलेटेड जो पॉइंट्स है, प्रोविजंस है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किए गए। दोस्तों, ये हमारे यूनिट 2 के अंदर कवर होने वाला पार्ट है। तो यहां पे आपको याद रखना है, हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल के बीच में जो केस हुआ था उसके ऊपर से ये डैमेज वाला पॉइंट बाहर आया था। Then which of the following damages are in nature of punishment। देखो, पनिशमेंट ये वर्ड आपको देखना है, ये चीज हमारे यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक नंबर 3.b में इसका आपको आंसर या प्रोविजंस मिलेगा। तो देखो, पनिशमेंट का मतलब ही होता है प्यूनिटिव, तो प्यूनिटिव डैमेज इज अवर आंसर।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट। तो देखो एजेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट वही लोग कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हो। ये हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे यूनिट नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 4 कॉम्पिटेंसी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि माइनर पर्सन है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। तो सिमिलरली यहां पे माइनर पर्सन को यहां पे हम एजेंट के तौर पे अपॉइंट नहीं कर सकते, ना ही पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को अपॉइंट कर सकते हैं। तो बचा कौन? मेजर। मतलब कि मेजर को ही हम लोग एज एन एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू, इरोनियस बिलीफ अबाउट समथिंग। इरोनियस का मतलब होता है गलत, रॉन्ग। तो रॉन्ग बिलीफ अगर होती है जिसके बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो होता है दोस्तों मिस्टेक। ये चीज कवर हो जाती है मिस्टेक में। चलिए, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ये सारी चीजें आएगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट को यहां पे फ्री कंसेंट देने से रोकती है। Females are capable to enter into a contractual obligation on attainment of the age। मतलब कितनी एज पे पहुंचने पर यहां पे फीमेल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब यहां पे फीमेल हो या मेल हो, सबके लिए सेम ही पॉइंट है, मेजोरिटी एज पे पहुंचने के बाद सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहां पे नॉर्मली मेजोरिटी की एज 18 साल मानी जाती है। हाँ, अगर यहां पे वर्ड वाला प्रोविजन है तो उस केस में, जो कि अभी आगे आने ही वाला एमसीक्यू, जिसमें की एज है 21 ईयर, बट यहां पे नॉर्मल केस में फीमेल हो या मेल हो 18 साल की एज पे पहुंचने पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Then 6, an agreement of stifling prosecution is void on the ground of its being opposed to public policy। देखो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब कोर्ट में जो केस चल रहा है उस केस को डिस्टर्ब करना, उस केस को अच्छे से चलने से रोकना, तो ये पब्लिक पॉलिसी के अपोज में होता है और इसलिए वो वॉइड माना जाता है। देन कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू वेजरिंग एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये दोनों चीजें याद रखना दोस्तों। ये चीज आपको मिलेगी हमारे यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक 3, जो कि वेजरिंग एग्रीमेंट पे है। और उसके अंदर क्या प्रोविजन है? वेजरिंग एग्रीमेंट पूरे भारत में वॉइड है, पर गुजरात और महाराष्ट्र में उसको इल्लीगल माना गया है। अब याद करो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोलेटरल टू इल्लीगल वो भी वॉइड होते हैं, वो भी कैंसल होते हैं। तो यहां पे जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, मतलब कनेक्टेड ट्रांजैक्शन टू वेजरिंग एग्रीमेंट, वो वॉइड माने जाएंगे इन गुजरात, या उसकी जगह पे महाराष्ट्र लिखा हो तो भी। हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा और कोई स्टेट होता तो इसका आंसर हो जाता वैलिड। चलिए, देन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल टू वैलिड टेंडर। अब याद करो दोस्तों, टेंडर का मतलब क्या होता है? टेंडर का मतलब होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो यहां पे कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? तो देखो, टेंडर अनकंडीशनल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। टेंडर कंडीशनल हो ये गलत है, मतलब शर्त के साथ मैं कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूं परफॉर्मेंस, तो वो नहीं चलेगा। तो यहां पे आंसर होगा हमारा कंडीशनल। देखो दोस्तों, मैं आपको जो मेन एमसीक्यू के आसपास वाले पॉइंट है वो भी समझा रहा हूं, ताकि उसमें से भी कोई पॉइंट आ जाता है एमसीक्यू में तो आप अटेम्प्ट कर सको और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाए। तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा, बट आई मेक श्योर कि ये एमसीक्यू के आसपास भी जितनी जरूरी चीजें हैं ये सारी मैं आपको कवर कर दूं। और यहां पे जहां पर भी लगता है वहां पे मैंने रेफरेंस दिया हुआ है कि ये एमसीक्यू कौन से यूनिट के, कौन से चैप्टर के, कौन से टॉपिक में से है। तो अगर आपको उसके बारे में डिटेल स्टडी करना है तो वो हमारे पैम्पलेट में से जाके आप पढ़ाई कर भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन डिमांड अ परफॉर्मेंस। तो देखो, परफॉर्मेंस कौन डिमांड करेगा? जिसको यहां पे परफॉर्मेंस देने की हमने प्रॉमिस की है, यानी कि प्रॉमिसर प्रॉमिस देता है कि भाई मैं आपके लिए काम करूंगा। तो ऑब्वियस है प्रॉमिसर या जॉइंट प्रॉमिसर या प्रॉमिसर्स एजेंट जो है वो तो परफॉर्मेंस के लिए डिमांड नहीं करेगा। डिमांड कौन करेगा? प्रॉमिसी। देन 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो देखो, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के जो टाइप है ये यूनिट 1 के चैप्टर 2 में टॉपिक नंबर 7 में आपको मिलेगा, जिसमें कि म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, ये सारे के सारे रेसिप्रोकल जो प्रॉमिस है उसके टाइप है। तो यहां पे आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबोव। अब ये म्यूचुअल, डिपेंडेंट, ये सारे टाइप्स आपको स्टडी करने हैं, तो ये टॉपिक में जाके एक बार आप
पढ़ लो या तो फिर हमारा जो वीडियो इस टॉपिक के ऊपर रखा हुआ है उसको देख लो। चलो, एक्सेप्टेंस बाय प्रोमिसी ऑफ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस इज कॉल्ड, मतलब जितना कहा है उससे लेस परफॉर्मेंस हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है दोस्तों रेमिशन। ये याद रखना, ये आपको यहां पे मिल जाएगा। उसके अलावा होता है ऑल्टरेशन, रिसेशन, वेवर एंड नोवेशन। ये सारी चीजें भी इस टॉपिक में और इसके वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की हुई है। पर आपको याद क्या रखना है कि लेसर परफॉर्मेंस, कम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करे तो वो हो जाता है रेमिशन। Then in which of the following case contract is not discharged on the ground of supervening impossibility? supervening impossibility का मतलब होता है बाद में कुछ ऐसा होता है कि अब ये परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हो वही डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, वॉर डिक्लेयर हो जाती है तो परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। लॉ चेंज हो जाता है तो भी यहां पे परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। हाँ, कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी जो है तो उसके बेस के ऊपर हम लोग यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो यहां पे आंसर रहेगा कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। देन एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट्स ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। हमारे पहले ही यूनिट का पहला ही चैप्टर, पहला ही टॉपिक जिसके अंदर ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। Then which of the following agreement are not enforceable by law? लॉ किसको एनफोर्स नहीं कर सकता? तो आपको पता है सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो होते हैं वो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में कवर ही नहीं होते हैं, वो नॉन एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं। तो यहां पे आंसर रहेगा डी। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ at option of one or more parties there too, but not at the option of other or others। मतलब एक पार्टी के एंगल से वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है, बाकी की पार्टी के एंगल से वो एनफोर्स ना हो सके तो उसको कहते हैं वॉइडेबल। तो यहां पे हमारा आंसर रहेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको हमारे यूनिट 1 के चैप्टर 1 के टॉपिक 3 में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल, ये सारी चीजें समझाई हुई है। चलिए, उसके बाद मिस्टर ए बोरोड मनी फ्रॉम मिस्टर बी टू स्टार्ट अ गैम्बलिंग हाउस। देखो, गैम्बलिंग स्टार्ट करने के लिए पैसे बोरो किए। मिस्टर बी हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट। अब मिस्टर बी को ये पता भी है कि ये गैम्बलिंग हाउस करने के लिए पैसा ले रहा है। देन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी? तो ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्योंकि यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, याद करो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है गैम्बलिंग हाउस स्टार्ट करना, यही लॉफुल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। देन 17th, इंसर्टिंग अ कॉइन into the slot of automatic weighing machine constitute, मतलब आप कई बार पहले रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे जाते थे तो वेइंग मशीन रखा हुआ होता था कि जहां पे हम लोग कॉइन डालते हैं और हमारा वेट करते हैं। तो ये जो कॉइन हम लोग इंसर्ट करते हैं, इट इज एन इंप्लाइड ऑफर। देन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन ऑफ द गुड्स इज, देखो इन्विटेशन देना ऑक्शन के लिए तो ये होता है एन इन्विटेशन टू ऑफर, कि भाई आप लोग आओ और हमको ऑफर करो कि 50,000 में चाहिए, 60,000 में, 1,00,000 में। आपने वेलकम मूवी देखा हो कहा तो वहां पे अक्षय कुमार जो है वो सागर यानी कि हमारे मजनू भाई साहब की बेहतरीन पेंटिंग जो बनाई थी, घोड़े के ऊपर गधा बिठा दिया था, उसका ऑक्शन करते हैं। तो ये ऑक्शन होता है दोस्तों, इट इज एन इन्विटेशन फॉर ऑफर। देन when two parties make identical offer, identical का मतलब होता है दोस्तों same offer to each other in ignorance of each other's offer, then the offer is called cross offer। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ऑफर एक दूसरे को दे रहे हैं तो उसको कहा जाता है क्रॉस ऑफर। देन 20, an acceptance may be revoked at any time, मतलब हम लोग एक्सेप्टेंस को रिवोक का मतलब होता है कैंसल, रिजेक्ट at any time before the communication of acceptance is complete as against offerer but not afterward। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिट 1 के चैप्टर 2 में टॉपिक नंबर 6 में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिर से एक बार सजेस्ट करूंगा कि उस छोटे से वीडियो को आप सब लोग जरूर देख लें। Then 21, which of the following are exception to the rule no consideration no contract, मतलब बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ये बेसिक
रूल है, पर उसका एक्सेप्शनल पॉइंट क्या कहता है, तो प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर वॉलेंटरी सर्विसेज। मतलब यहां पे देखो प्रॉमिस की है कि भाई मैं आपको कॉम्पनसेट करूंगा, तो यहां पे कंसिडरेशन होना ही चाहिए। प्रॉमिस टू पे टाइम बैड डेट एंड अ कंप्लीटेड गिफ्ट, तो ये सभी के सभी यहां पे कवर होंगे दोस्तों। Then 22nd, which of the following consideration is known as present consideration? तो देखो यहां पे आपको याद रखना होगा दोस्तों कि प्रेजेंट कंसीडरेशन कब माना जाएगा, जब कोई एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दिया हो, यानी कि एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन। फ्यूचर तो फ्यूचर में होगा, एग्जीक्यूटरी मतलब अभी भी एग्जीक्यूट करना बाकी है, तो भी ऑब्वियसली फ्यूचर में होगा। और पास्ट कंसीडरेशन यानी कि दोनों ने कंप्लीट कर दिया होगा, तो यहां पे एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन हमारा आंसर होगा। देन 23, A agrees to sell his car to B for rupees 5 lakh. Now A offers to deliver the car, but B rejected. देखो A ने प्रॉमिस किया और A जो है वो ऑफर भी कर रहा है, बट B इसको रिजेक्ट कर रहा है, तो यहां पे कोशिश की है, तो इसको क्या माना जाएगा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ टेंडर। टेंडर मतलब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, क्योंकि यहां पे इसने अपनी कार देने के लिए ऑफर कर दिया, कोशिश कर दिया। देन इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम कंसेंसस एड इडेम मींस, इसका बेसिक सिंपल इंग्लिश होता है दोस्तों एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसका मतलब क्या होता है, मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब दोनों पार्टी के माइंड एक जैसे मिलते हैं, मतलब एग्री हो जाते हैं ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। देन 25th जो कि बहुत ही सिंपल है, प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड, मतलब एक पार्टी ने जो प्रपोजल रखा है वो जब सामने पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है तो वो बन जाता है एन एग्रीमेंट। क्लियर, या इसको हम लोग प्रॉमिस भी कंसीडर कर सकते हैं। पर यहां पे दोस्तों ये आंसर होगा प्रॉमिस, क्योंकि यहां पे आगे कुछ चीज मिसिंग है जिससे हम लोग इसको एग्रीमेंट कह सकते हैं। क्योंकि एग्रीमेंट के लिए क्या होता है कि आगे यहां पे एनफोर्सिएबिलिटी जाती है, तो यहां पे प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो आप याद रखना, आंसर में करेक्शन कर देना, यहां पे आंसर आएगा सी। ठीक है, एग्रीमेंट नहीं। चलिए 26 नंबर, कोई भी चीज अगर टाइपिस्ट ने प्रिंट करने में गलत कर दिया है तो डोंट वरी, मैं आपको सारी चीजें ठीक भी करवा दूंगा। 26, if the acceptance is given by offeree is subject to some condition, then conditional यहां पे acceptance होगा, then it is not a valid acceptance। क्योंकि acceptance क्या होता है, वो as it is accept करना पड़ता है। अगर कंडीशन के साथ हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये तो हमारी नई ऑफर हो गई, ये भी हम लोग सीख चुके हैं कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस इट मींस कि आपने न्यू ऑफर की, तो यहां पे इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। देन 27, अ सप्लाई ए सप्लाई टू बी, बी कौन है, एक ल्यूनेटिक, नेसेसरीज, उसको नेसेसरीज मतलब जो जीवन में जरूरी चीजें होती है वो सप्लाई की है, suitable to his condition in life, then which of the following statement is true? तो A cannot recover the price of the necessity from B, is not competent to make a contract, A cannot recover as no longer legal action is taken against B, A can recover the cost from the estate of B। अब ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये आपको यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक 1 में आ गया है कि जो भी पार्टीज इनकॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर ल्यूनेटिक भी आते हैं और इसकी जगह पे अगर माइनर लिखा होता तो माइनर भी होता, कि अगर उसको लाइफ की नेसेसिटी प्रोवाइड की गई है तो यहां पे उस पर्सन के पास ये राइट है कि उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन के पास से उस नेसेसरी जो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड की है उसकी वैल्यू रिकवर कर सके। हाँ, उसकी एस्टेट यानी कि एसेट में से ही रिकवरी हो सकती है, पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। तो यहां पे जो ए है वो बी के पास से रिकवर कर सकते हैं अमाउंट फ्रॉम देयर एस्टेट या फिर एसेट। देन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डैमेज, तो ये यूनिट 2 के चैप्टर 3 के टॉपिक 3 में हमने सभी टाइप्स ऑफ डैमेज समझ लिए हैं। तो यहां पे विंडिक्टिव डैमेज, ये एक तरह के डैमेज होते हैं। Then the foundation of modern law of damage is found in the, ये देखो सबसे पहला ही एमसीक्यू हमने देखा था, हेडली वर्सेस बैक्सेंटेल। Then when the consent of the party is obtained by physical force, याद करो दोस्तों, फिजिकल फोर्स को अप्लाई करके जब हम लोग कंसेंट लेते हैं तो उसको कहते हैं यूज ऑफ कोएर्शन। तो जब ये फिजिकल फोर्स यानी कि कोएर्शन का इस्तेमाल हुआ हो तो
तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कह लेते हैं हम लोग वॉइडेबल। अब याद करो दोस्तों, यहां पे फिजिकल फोर्स हो यानी कि कोएरिशन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो या मिस रिप्रेजेंटेशन हो, इसमें से कोई भी चीज हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल, ये याद रखना। देखो उसके बाद 31, अ माइनर्स एग्रीमेंट इज, तो देखो माइनर के साथ एग्रीमेंट करना वॉइड एब इनिशियो, और वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या, कैंसल फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। देन 32, अ थ्रेट टू कमिट अ सुसाइड अमाउंट टू, अब सुसाइड कमिट करना, किसी को मर्डर कर देना, मार देना, ये सब फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करने के पार्ट में आता है, जिसको कि कहते हैं कोएर्शन। और अभी समझाया था कोएर्शन वाले सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल। Then 33, when both the parties to a contract are under erroneous belief, ये भी आगे आ गया, erroneous यानी कि गलत, wrong belief, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं affected by mistake, याद रखना mistake, और मिस्टेक के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है दोस्तों वॉइड। याद रखना आप लोगों को क्या समझना है कि अगर कोएर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइडेबल, जबकि मिस्टेक से बने हुए कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वॉइड। चलिए देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, ये तो बिल्कुल सही है। देन माइनर्स एस्टेट इज लायबल फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू हिम, अभी मैंने आगे समझाया माइनर हो या ल्यूनेटिक हो तो उसकी एस्टेट नेसेसरी सप्लाई करने हुई है उसे, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइनर इज लायबल इन टॉर्ट, ये भी बिल्कुल सही है। माइनर कैन नॉट बी बेनिफिशियरी, ये गलत है, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि माइनर को पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए अटेंड मींस ज्वाइन कर सकते हैं, तो माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है। तो यहां पे पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये गलत है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। Then 35, mistake as to foreign law is treated as mistake of fact, क्योंकि ऑब्वियस है दोस्तों कि आपको फॉरेन लॉ थोड़ी पता होंगे। आप यहां से यूएस घूमने गए, दुबई घूमने गए, जापान घूमने गए, चाइना घूमने गए, कोरोना देखना है मुझे, और वहां पे जाओगे तो ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पे इंडिया के सारे लॉ नहीं पता है, तो ऑब्वियस है कि चाइना के सारे लॉ कैसे पता होंगे। तो अगर आपसे फॉरेन लॉ में कोई मिस्टेक होती है तो उसको माना जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। Then 36, an agreement whereby one party assists another in recovering money or property and in turn share in the proceed of the action is called चैम्पर्टी। ये याद रखना दोस्तों कि जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को हेल्प करती है, भाई आपका जो कोर्ट केस चल रहा है कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड, उसके अंदर मैं आपकी हेल्प करूंगा वो प्रॉपर्टी आपको दिलाने में, और अगर आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है तो उसमें से आप इतना पार्ट मेरे साथ शेयर करोगे। मतलब आपका 1 करोड़ रुपए का बंगलो है, वो मैं इसके पास से छुड़ा के आपको दिलाऊंगा मेरे 20 लाख रुपए। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको कहा जाता है दोस्तों चैम्पर्टी, तो इसको आप लोग याद रखोगे। Then 37, which of the following agreement is expressly declared void, तो an agreement in restraint of marriage, obviously वो void है, marriage restrain करने के लिए कोई contract नहीं हो सकता। Similarly in restraint of trade and in restraint of legal proceeding, यानी कि सभी के सभी जो contract है दोस्तों ये expressly void declare किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। Then a lottery being a game of chance is a wagering agreement, क्योंकि wagering में ऐसा ही होता है मनी और मनी इज वर्थ, फ्यूचर के इवेंट के ऊपर डिपेंड होता है, तो ये लॉटरी वेजरिंग एग्रीमेंट में आता है दोस्तों। देन 39, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर फुलफिलमेंट, ये अभी ऊपर भी आ चुका है कि लेसर हम एक्सेप्टेंस करते हैं तो इसको कहा जाता है दोस्तों रेमिशन। ठीक है, ये ऑल्टरेशन क्या है, रिसेशन क्या है, मर्जर क्या है, नोवेशन क्या है, ये सारे के सारे पार्ट इस टॉपिक के अंदर मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हो, आगे एमसीक्यू में भी आएगा ही। Then 40, in order to have a lawful consideration, it must move at the desire of the promisor। यूनिट 1 के चैप्टर 3 में कंसिडरेशन वाला चैप्टर, उसके टॉपिक नंबर 2 में ही ये है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। बीच में दोस्तों मैं फिर से अगेन आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप अगर टीवाई के बाद या अभी टीवाई के साथ एक अच्छा करियर बनाने के लिए कोई कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दैट यू शुड थिंक अबाउट कंपनी सेक्रेटरी कोर्स।
जर्नी फ्रॉम क्लासरूम टू बोर्ड रूम, बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज, इसका जो एवरेज पैकेज होता है दोस्तों ये 48,000 बिगिनिंग का होता है। तो इसमें बहुत अच्छा करियर है और बहुत ही कम टाइम में यानी कि 2.5 ईयर में आप आराम से कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि कैसी पढ़ाई होगी या मैं कैपेबल हूं या नहीं, देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फ्री डेमो कोर्स। आप उस कोर्स को अवेल कर सकते हो। देखो कि आपको क्या लगता है कि ये स्टडी आपको कन्वीनियंट है, आपको लगता है कि मैं इस टाइप का एजुकेशन आराम से सीख सकता हूं, मुझे मजा आएगा, तो आप डेफिनेटली सोचो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में, जहां पे आपको लोएस्ट फीस पे एक्सीलेंट एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे कि आपका बेहतरीन रिजल्ट आ जाए। चलिए अब फिर से हम लोग हमारे बिजनेस लॉ के एमसीक्यू के ऊपर आ जाते हैं एंड आई होप कि यहां तक के एमसीक्यू आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। 41 नंबर एमसीक्यू देखो यहां पे क्या कहा है, वंस अ नोवेशन इज मेड। नोवेशन का मतलब क्या, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, देन इट इज कॉल्ड नोवेशन। देन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड रिसाइंड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ओल्ड की जगह पे हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। देन नेक्स्ट, वेयर अ प्रोमिसर कुड नॉट परफॉर्म बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पर्सन ऑन हुज वर्क द प्रोमिसरी रिलाइड, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। क्यों, क्योंकि थर्ड पार्टी ने डिफॉल्ट किया है तो अब आगे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है। Then 44, the court may grant rescission, rescission मतलब कैंसिल करने की परमिशन of the contract where the contract is voidable at the option of प्लेंटिव, या फिर आप एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी भी कह सकते हो। प्लेंटिव का मतलब होता है कोर्ट में केस करने वाली पार्टी। और ये जो पॉइंट है दोस्तों आपको यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक 3A में मिल जाएगा। ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसको आप हमारे एप्लीकेशन में से एक बार वीडियो देख लो ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। देन 45, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बी ऑर्डर बाय कोर्ट व्हेन। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने के लिए कोर्ट कब कहेगी, कि जब आप मॉनेटरी जो पैसा दे रहे हो एज अ कॉम्पेंसेशन वो सफिशिएंट ना हो, तो भाई आपको परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा, डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी, मतलब जहां पे जो डैमेज है वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, तो वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं मेरे स्टूडेंट को पढ़ाता ही नहीं हूं और एग्जाम के अगले दिन बोलते हूं ये लो ठीक है फीस वापस ले जाओ, तो यहां पे फीस वापस दे देना ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप लोग एग्जाम में फेल हो जाओगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो कोर्ट यहां पे क्या करेगा, पैसे वैसे छोड़ो, आप उनको पढ़ाओ, उनको अच्छा एजुकेशन दो, वरना यहां पे पैसे लेके भी उनका तो साल वेस्ट ही हो जाएगा ना। तो यहां पे जब डैमेज इनएडिक्वेट हो, मतलब सफिशिएंट ना हो, तो यहां पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर करती है। देन नेक्स्ट, द लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यो इज यूज्ड फॉर द कंसीडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। ये क्विड प्रो क्यो का सिंपल इंग्लिश क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। यहां से भी एमसीक्यू आ सकता है। देन 47, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट contains any special terms, it must be brought to the notice of the other party obviously at the time of formation of contract। जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई स्पेशल टर्म है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही ये स्पेशल टर्म बतानी पड़ेगी। देन 48, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस। एंड देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो होते हैं, एक एक्चुअल ब्रीच और दूसरा एंटीसिपेटरी। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, एट द डे या एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मना कर रहे परफॉर्मेंस देने से, तो उसको कहते हैं एक्चुअल। बट परफॉर्मेंस जिस दिन पे देना है उससे पहले अगर यहां पे मना करता है प्रॉमिसर, तो फिर इसको कहा जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो यहां पे क्या होगा, बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू, तभी इसको एंटीसिपेटरी माना जाएगा। जिस दिन परफॉर्मेंस देना है उस दिन अगर मना करेगा तो उसको कहेंगे एक्चुअल ब्रीच। देन 49, वेर कंसेंट इज ऑब्टेन अंडर कोएर्शन। अभी आगे समझाया था, कोएर्शन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो या मिसरिप्रेजेंटेशन हो, सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे, वॉइडेबल। और अगर मिस्टेक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वॉइड, याद रखना। देन अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक मतलब आप लोगों जैसा पागल, सही है, ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ हिज साउंड माइंड, मतलब वैसे पागल है, पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं, बट बीच में कई कई बार साउंड माइंड का, समझदार मेरे जैसा बन जाता है। तो जब वो साउंड माइंड का हो तब वो कॉन्ट्रैक्ट करे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, वैलिड होते हैं। देन 51,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट एग्रीमेंट बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, तो ये था, ये आप सीधा याद रखोगे, मयूरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, इनके बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस जो केस कोर्ट के सामने गया था, वहां से ये डिक्लेयर हुआ था कि माइनर के साथ के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो स्टार्टिंग से ही कैंसल मानेंगे। देन 52 एक्स एग्रीड टू सेल हिज कार टू वाई, एक्स कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय अ थ्रेट टू कमिट अ मर्डर, मतलब यहां पे कार बेचने के लिए उसको मर्डर करने की धमकी देके की, मर्डर करने की धमकी, फिजिकल फोर्स, कोएर्शन हो गया। देखते आगे क्या कहा, देन द कंसेंट ऑफ एक्स इज कॉज्ड बाय, ऑब्वियसली कोएर्शन, क्यों, कमिट अ मर्डर, कमिट अ सुसाइड, ये सब फिजिकल फोर्स यानी कि कोएर्शन में जाते हैं। देन 53 इसमें क्या कहा है, प्रतीक इनवाइट्स मिहिर फॉर अ डिनर एंड मिहिर एक्सेप्ट द इनविटेशन, सच एन एग्रीमेंट इज, अब देखो डिनर पे बुलाना या डेट पे बुलाना किसी लड़की को, फ्रेंड को, तो ये तो क्या है, सोशल। अब आपने किसी लड़की को बोला कि तू मेरे साथ डेट पे आ, कॉफी पीने चल, और वो मना कर देती है, मींस हाँ बोल देती है और फिर आती नहीं है, तो क्या आप उसके ऊपर कोर्ट में केस कर दोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोशल नेचर का है, डोमेस्टिक में आता है, तो ये एनफोर्सिएबल नहीं है, तो इट इज मेयरली अ सोशल एग्रीमेंट। देन इन केस ऑफ अ जॉइंट प्रोमिसेस the liability of the joint promisor are joint as well as several, मतलब ये सारे के सारे promisor jointly भी liable है और severally यानी कि separate एक एक करके भी liable होते हैं। ये important चीज है, ये इस टॉपिक में आपको मिल जाएगा। Then which of the following statement is false in context to consideration, तो देखो consideration must be real and not illusory, obviously ऐसा होना ही चाहिए, सही है। कंसिडर इन मे बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये भी सही है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब एडिक्वेट कंप्लीट जरूरी हो, ये जरूरी नहीं है, फूल नहीं तो फूल नहीं पाखड़ी, मतलब थोड़ा भी होगा तो चलेगा, एडिक्वेसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो ये भी नहीं है। कंसिडरेशन मोस्ट बी इलीगल, मतलब गैर कानूनी होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा, जो कंसिडरेशन है वो तो लॉफुल होना चाहिए, तो ये जो है ये फॉल्स है, तो यहां पे हमारा आंसर बनेगा डी। देन 56 according to Indian Majority Act, where a person whose guardian or ward, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, appointed by a court for his person or property, then the age of majority is, अब कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आंख बंद करके मेजोरिटी एज देखी, मतलब 18 साल, हम 18 साल के हो गए तो 18 साल, तो यहां पे 18 साल नहीं होगा दोस्तों, यहां पे आएगा 21 ईयर्स। क्यों, ये आपको देखना है, गार्डियन और वार्ड इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, तो उस केस में मेजोरिटी की एज होती है 21 ईयर्स। Then which of the following is not an exception to the rule that contract without consideration is void, तो यहां पे दोस्तों देखो लव एंड अफेक्शन, कंप्लीटेड गिफ्ट, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, ये सब होते हैं, हाँ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता है वो यहां पे नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर बनेगा। देन 58 देखो, आपको जहां पे भी लगे वीडियो को पॉज करके उस एमसीक्यू को रिफर कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रेज प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रिजम्पशन मतलब मान लेना कि यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस, इमोशनल अत्याचार हुआ है, तो देखो ये आप स्टडी कर चुके हो चैप्टर 5 के टॉपिक 3 ऑफ यूनिट 1 में कि कौन कौन से रिलेशन होते हैं जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो रिलेशन है सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, वो माना जाता है कि जहां पे वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, तो देखो ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी में होता है, डॉक्टर एंड पेशेंट में होता है, सॉलिसिटर यानी कि लॉयर एंड क्लाइंट में होता है, मतलब यहां पे आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। देन 59 अमान गिव्स अ थ्रेट टू हर वाइफ निकेता that if she fails to transfer some of her property in favor of his brother Girish, he will commit a suicide, देखो सुसाइड कर लेगा, तो accordingly she signs transfer deed in favor of Girish, in such a case consent of Nikita is, अब देखो सुसाइड, कमिट टू सुसाइड या मर्डर, ये सब किस में आता है, फिजिकल फोर्स कोएर्शन में। Then 60 blank offer can be accepted only by the person to whom it is made, obvious है, सिर्फ स्पेसिफिक ऑफर में, ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं भाई, रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोणे को ऑफर की हुई है, प्रपोजल रखा हो मैरिज करने का, तो फिर यहां पे बीच में कोई और हीरोइन आके उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो सिर्फ दीपिका पादुकोणे ही कर सकती है, मतलब स्पेसिफिक पर्सन ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। Then an agreement enforceable by law obviously is a contract,
पहले ही चैप्टर का पहला ही टॉपिक डेफिनेशन में ये है कि जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है वो सारे एग्रीमेंट बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट। Then next MCQ, an agreement to do an impossible act। अब इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है दोस्तों तो वो ऑब्वियस है वॉइड होता है। लाइक हमने एग्जांपल लिया था कि डेट वाइफ जो है उसकी बॉडी में लाइफ डाल देना, या तो फिर बिना पढ़ाई किए मैं आपको मेरे माइंड से सारी चीजें आपके माइंड में ट्रांसफर मार दूंगा। मैंने एग्जांपल दिया था पीके वाला कि हाथ पकड़ के सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके माइंड में ट्रांसफर कर दूंगा, मेरा सारा का सारा नॉलेज। तो इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों वो वॉइड होता है क्योंकि ये परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। क्लियर? यहां पे हमारे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एमसीक्यूज कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ कुछ स्टेटमेंट्स है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ट्रू है दोस्तों, दो आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज होती है तो ये सिर्फ क्रॉस ऑफर मानी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस ऑफर माना जाता है। कई सारे इसको फॉल्स कहते हैं पर ये गलत है, ये ट्रू है क्योंकि आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स जो है तो वो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, जब उसका एक्सेप्टेंस होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देन कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल सही है। इनएडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन बीइंग नो बार टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है कि भाई कंसीडरेशन इनएडिक्वेट है तो इसकी वजह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन से भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज फॉर द रीएम्बर्समेंट ऑफ लॉस, यस बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में होता ही ये है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर आपको कोई लॉस होता है तो वो हम आपको रीएम्बर्स करके देंगे, यानी कि कॉम्पनसेट करके देंगे, जैसे कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है। एंड फिफ्थ, अ बेली का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन गुड्स को एक पार्टी के पास से दूसरी की पार्टी के पास ट्रांसफर करता है, मतलब ट्रांसपोर्टर, ट्रक ड्राइवर आप समझ लो। कैन मिक्स अप द गुड्स बिल्ड विथ हिज ओन गुड्स। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं मेरे गुड्स के साथ आपके गुड्स मिला दूं, तो ये बिल्कुल गलत है, तो यहां पे आंसर रहेगा दोस्तों फॉल्स। तो यहां पे दोस्तों मैं बिजनेस लॉ के जो एमसीक्यू का सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रहा हूं। आगे इसकी तरह की और 2 सीरीज है तो उसको भी आप जरूर देखें ताकि सारे के सारे एमसीक्यूज आपके अच्छे से कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर हो जाए और आपको मूड नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मोबाइल लेके बैठो, एक्सीलेंट प्रिपरेशन करो और जबरदस्त रिजल्ट लेके आ जाओ। और इसी तरह के एक्सीलेंट एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए अवेल करना चाहते हो तो अपने सारे दोस्तों को सजेस्ट करो कि वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप डाउनलोड करें, जहां पे आपको FY, SY, TY, बीकॉम, CS, 11th, 12th इन सब कोर्सेज बहुत ही लोएस्ट फीस पे एक्सीलेंट एजुकेशनल फीचर्स के साथ अवेलेबल है, जिससे कि आप आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हो, जिससे आपको भी कैश रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो आप आज ही इसका बेनिफिट लीजिए। और अगर आप TY बीकॉम के बाद कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जो कि एक जबरदस्त एक्सीलेंट प्रोफेशनल कोर्स है उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं या उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।